तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी, तमाम उम्र तरसते रहे खुशी के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो 11 साल पहले एक फिल्म आई थी दोस्तों, पिपली लाइव, जिसका एक गीत बहुत ही चर्चित हुआ था। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। उस वक्त पेट्रोल के दाम 50 रुपए प्रति लीटर के आसपास होते थे और सरसों तेल के दाम 70 से 80 रुपए तक होते थे। अब पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो चुके हैं। सरसों तेल और बाकी खाद्य तेल 200 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। अब जरा गाने की लाइन पर फिर से गौर फरमाइए। पहली लाइन ही है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, यानी तब लोग कमाई कर लेते थे, मतलब उनके पास रोजगार था। अब 11 साल बाद आम हिंदुस्तानी ये कहने लायक भी नहीं रहा कि कौन कितना कमा रहा है, क्योंकि यही नहीं पता कि आज की जो कमाई है वो कल बरकरार रहेगी या नहीं। आज जो हाथ में नौकरी है वो कल बची रहेगी या नहीं, क्योंकि देश में केवल महंगाई नहीं बढ़ रही है बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब एक और बात पर गौर करिए, ये गीत मंडली बनाकर गाया जा रहा है, यानी जो कष्ट है, तकलीफ है, उसे खुलकर बयां करने में किसी को कोई डर नहीं है, किसी किस्म की झिझक नहीं है कि कोई आपकी शिकायत सुनकर उल्टा आपको ही सजा देने न लग जाए। लेकिन अब 11 सालों के बाद आलम यह है कि लोग अपना दर्द भी छिपाने पर मजबूर हो रहे हैं। रोजाना कई खबरें या तस्वीरें सामने आती हैं जब पुलिस, प्रशासक या कोई जनप्रतिनिधि आम आदमी से बदसलूकी करता मिल जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं लोकतंत्र देश का स्वभाव है, लेकिन सच कहें तो ऐसा लगता है कि जरूरत से ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना और झूठी उम्मीदें बांधना इस देश का स्वभाव बन गया है, इस देश की फितरत बन गई है। तभी तो ढेर सारी तकलीफों के बीच भी सरकार समर्थक मीडिया हिंदू मुस्लिम करने में सफल हो जाता है और जनता उसकी भूल भुलैया में फंस जाती है। गनीमत है कि इस देश में न्यायपालिका ने अपनी मशाल ऊंचे जलाए रखी है ताकि भटके हुए लोगों को राह पर लाया जा सके। तो आज आईने की नज़र से पड़ताल करेंगे देश में महंगाई और बेरोजगारी की डबल मार की, बिगड़ी हुई आदतों को दुरुस्त करने के लिए आगे आई अदालत की और आंदोलनरत किसानों के टूटते धैर्य की। लेकिन चर्चा शुरू करते हैं किसान महापंचायत से। यूपी समेत 5 राज्यों में चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, अकाली दल, एआईएमआईएम और जेडीयू तमाम दल अपने गठबंधन बनाने और दूसरे दलों से नेताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। विरोधी पार्टियों की कमजोरियों को पहचानकर उस पर चोट करने की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चुनाव की इन तैयारियों के बीच किसानों ने भी अपना मोर्चा मजबूत करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ऐतिहासिक महापंचायत आयोजित हुई। वैसे तो पिछले 9 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हैं और अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित कई जगह किसान पंचायतें और रैलियां भी होती रही हैं, जिनमें भारी भीड़ उमड़ी है। लेकिन इस बार लग रहा है कि मुजफ्फरनगर रैली पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस रैली की खासियत ये है कि ये पूरे देश के किसानों का महाकुंभ बन गई है। यहाँ से देश के अलग अलग राज्यों और उत्तर प्रदेश के अलग अलग अंचलों की ओर लौटने वाले किसान जो संदेश और ऊर्जा लेकर वापस लौटेंगे, वो आंदोलन की लहर को पूरे देश में, खासकर यूपी के गांव-गांव तक फैला देगी। मुजफ्फरनगर की रैली के सामाजिक और राजनीतिक मायने भी हैं। याद कीजिए कि इसी मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए प्रायोजित दंगों ने समाज को बांटने का काम किया था। सांप्रदायिक विभाजन की लहर को ही बाद में बीजेपी ने मोदी लहर बना दी, जिस पर सवार होकर बीजेपी 2014 में केंद्र की सत्ता पर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद 2017 में यूपी में 325 सीटों के साथ भारी बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई और कट्टर हिंदुत्व के चेहरे आदित्यनाथ योगी गोरखपुर से लखनऊ के सीएम हाउस तक पहुंच गए। तो पिछली घटनाओं की कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं तो साफ तस्वीर बनने लगती है कि कैसे बीजेपी ने अगले कई सालों तक सत्ता पर बने रहने की रणनीति बनाई। समाज में जब ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ी तो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा। जब जरूरत पड़ी कि उद्योगपतियों का साथ चाहिए तो ऐसे कानून बनाने में देर नहीं की जिनसे आम आदमी भले परेशानी में पड़ जाए लेकिन उद्योगपतियों की चांदी कटे। जब जरूरत पड़ी तब दमनकारी शासन किया। जब जरूरत पड़ी तब 5 किलो मुफ्त अनाज की खैरात बांटी। यानी बीजेपी ने हर काम अपने फायदे और सत्ता में बने रहने के लिए किया।
देश का आम नागरिक धर्म की पट्टी आंखों पर बांधकर भले इस खेल की चालाकियों को न समझ पाए, लेकिन जमीन से जुड़े किसानों ने इस चालाकी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसीलिए अब वो उन बेड़ियों को काटने में लग गए हैं जो सत्ता ने पहनाई थी। अब इतिहास का पहिया उल्टा घूम रहा है, क्योंकि जिस मुजफ्फरनगर में दो धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लगे थे, उसी मुजफ्फरनगर से धार्मिक भाईचारे की मिसाल कायम करता किसान एकता का कारवां आगे बढ़ रहा है और अब इसमें नौजवान भी जुड़ रहे हैं। अब तक दिल्ली किसान आंदोलन का केंद्र थी। इस मानसून सत्र के दौरान किसानों ने भी जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाई। इससे पहले 9 महीने से किसान 3 सीमाओं पर डटे हुए हैं ही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश तेजी से किसान आंदोलन के नक्शे पर केंद्रीय मुकाम हासिल करता जा रहा है। किसानों का मुख्य लक्ष्य अब मिशन यूपी की कामयाबी है। मुजफ्फरनगर के बाद अब लखनऊ में भी किसान आंदोलन की हलचल बढ़ती जा रही है। 3 सितंबर को किला चौराहा बंगला बाजार में हजारों आंदोलनकारी किसानों ने डेरा डाल दिया है और उन्होंने योगी को चुनौती दी कि आओ हमारा बक्कल उतारो। आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले जब किसान नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ के घेराव की बात कही थी, तो बीजेपी की तरफ से एक कार्टून ट्वीट किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत वाली छवि जैसे शख्स को दिखाया गया है, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। एक बाहुबली उनसे कहता है, सुना लखनऊ जा रहे हो तुम, पंगा न लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। उस कार्टून पर बीजेपी की काफी आलोचना भी हुई थी। अब किसानों ने बक्कल उतारने की चुनौती सीधे सरकार को दी है। इस बीच यूपी में युवाओं के बीच रोजगार और शिक्षा के लिए हलचल लगातार तेज हो रही है। इसी सप्ताह लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हुई। शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर प्रतियोगी युवक युवतियों का आंदोलन 3 महीने से जारी है। योगी सरकार की बेरुखी से नाराज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने राकेश टिकैत को अपना समर्थन पत्र पिछले दिनों सौंपा था और अब किसान नेता भी छात्र युवा आंदोलन के साथ एकता की संभावनाओं को लेकर गंभीर हैं। इसी बीच युवाओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को जुमला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पिछले साल आप याद कीजिए कि इसी मौके पर #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और #राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पूरे दिन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करता रहा था, जिसे 46 लाख बार शेयर किया गया था। पीएम मोदी के जन्मदिन के शुभकामना संदेशों को बहुत पीछे छोड़ते हुए ट्विटर स्टॉर्म #17 सितंबर 17 आवर 17 मिनट पूरे दिन छाया रहा था। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद है, क्योंकि बेरोजगारी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और युवा मोदी और योगी की वादा खिलाफी से तंग आ गए हैं। इसके साथ ही देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेचने की सरकार की तैयारी से भी युवा नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। तो रोजगार के लिए तेज होता युवाओं का आंदोलन किसान आंदोलन के साथ मिलकर मोदी और योगी सरकार की जड़ें कमजोर कर सकता है। किसान महापंचायत के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी 27 सितंबर यानी इसी महीने के 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। ये किसानों का तीसरा भारत बंद होगा। आपको याद होगा कि पहला भारत बंद किसानों ने पिछले साल 25 सितंबर को 3 कृषि कानूनों के संसद से पारित होने के बाद किया था और फिर अगला 8 दिसंबर को दिल्ली में यानी पिछले साल 8 दिसंबर को दिल्ली में आंदोलन शुरू करने के बाद किसानों ने आंदोलन किया था। और इस बार भारत बंद के लिए तमाम श्रमिक संगठनों, छात्र संगठनों और जनता के अन्य तबकों की तरफ से स्वतः स्फूर्त समर्थन आने शुरू हो गए हैं। उम्मीद यही जतलाई जा रही है कि ये बंद पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली होगा और इससे ही हमारे लोकतंत्र के बंद रास्ते खुलेंगे भी। लोकतंत्र के रास्ते में आई बाधाओं को दूर करने की कोशिशें न्याय व्यवस्था की ओर से भी हो रही हैं। पिछली कुछ टिप्पणियों में इसकी झलक दिखाई देती है। इस 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल्स पर फर्जी खबरों पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखाई जाने वाली खबरों में सांप्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले साल मार्च महीने में तबलीगी जमात के कार्यक्रम और कोविड-19 के प्रसार पर इसके प्रभाव को लेकर फर्जी और सांप्रदायिक खबरें प्रसारित करने के खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से जरा सी पड़ताल के साथ झूठी खबर फैलाई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। जैसा आप जानते हैं कि सीबीआई के जिम्मे कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की जांच होती है, लेकिन अक्सर इसके राजनीतिक इस्तेमाल की खबरें भी आती हैं। सीबीआई की साख ऐसी हो चुकी है कि इसे पिंजड़े का तोता कहा जाने लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई में एक मामले की जांच में 542 दिनों की देरी पर टिप्पणी की है।
दो जजों जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई से अभी निपटाए जा रहे केसों और सफलतापूर्वक पूरे किए गए मामलों का पूरा विवरण मांगा है। सीबीआई को यह भी ब्यौरा देने के लिए कहा गया है कि अदालतों में कितने मामले लंबित हैं और कितने समय से हैं। जब मीडिया को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने की जरूरत पड़े, जब राजनीति के खेल में मीडिया खुद अपनी खुशी से मोहरा बनने को तैयार हो जाए, जब सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था को जब उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं, हम क्या थे और क्या बन गए हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हम एक अंधे युग की तरफ खुद को धकेल रहे हैं। हमें लगता है कि धर्म की पताका जितनी ऊंची लहराएगी उतना ऊंचा हमारा जीवन स्तर हो जाएगा, और ऐसा मानने में हम भूल जाते हैं कि जो हमारे लिए धर्म है वो राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बटोरने का जरिया है। असली धर्म तो इंसानियत का होता है, जिसमें दूसरे का दुख और दर्द देखकर करुणा जागना चाहिए। लेकिन न जाने हमारे हुक्मरानों का धर्म कौन सा है जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त जनता को देखकर भी दुखी नहीं होते, बल्कि उन्हें तब भी जश्न मनाने की चाहत होती है। देश जब कोरोना की दूसरी लहर में डूबते हुए एक एक सांस के लिए तरस रहा था, उस दौरान वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में अर्थव्यवस्था ने 20.1% की बढ़ोतरी दर्ज कराई है। लेकिन 20% का खुशगवार सा लगने वाला ये आंकड़ा एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के मुकाबले ये 16.9% कम है, और ये वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में भी लगभग 9.2% कम है। पिछले साल लॉकडाउन के कारण हमारी जीडीपी माइनस में चली गई थी। इतने नीचे जाने के बाद ऊपर उठना अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है जितना सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, और इसमें सरकार का कोई योगदान है भी नहीं। जीडीपी में इतनी बढ़त भी इसलिए हासिल हुई है क्योंकि इस देश के लेबर और मिडिल क्लास ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। छोटी छोटी नौकरी और तकलीफें उठाकर मजदूरी करना जारी रखा है। सरकार की तो सारी कोशिश देश की जमा पूंजी को 2-3 उद्योगपतियों के हवाले करने और लोगों को गरीब बनाकर उन्हें 5 किलो मुफ्त अनाज थमाने की है। तो इधर जनता पाई पाई को तरस रही है, और उधर बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। आप जैसा जानते हैं कि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है, और मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इस साल 7 अक्टूबर को मोदी जी निर्वाचित प्रमुख के रूप में, यानी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री होते हुए निर्वाचित प्रमुख के रूप में लगातार 20 वर्ष पूरे कर लेंगे। उनकी इस अनूठी उपलब्धि पर देश भर के भाजपा बूथों पर प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों के लिए बधाई देने के लिए 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। बीजेपी के सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों पर पीएम मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नमो ऐप पर वर्चुअल प्रदर्शनी होगी जिसमें पीएम मोदी के बारे में बताया जाएगा। व्यक्ति पूजा का ऐसा दौर देश ने कभी नहीं देखा, वो भी तब जब चारों तरफ हाहाकार मचा हो। देखा है क्या आपने? खैर, महान शायर हबीब जालिब ने ठीक ही फरमाया है कि कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।